नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 10 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर की जो है सेशन को आप रेगुलर फॉलो करिए और साथ ही साथ आप नोट्स बना सके, इसके लिए आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और डेली जो है कोशिश करिए पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। चलिए क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहला हमारे स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो जैसा कि 19वां जो एशियाई खेल था जो कि चीन के हांगझो में आयोजित किया गया, इसका समापन हो गया, 8 तारीख को इसका समापन हो गया। और भारत देखा जाए कुल कितने पदक जीते हैं, तो यहाँ पे देखिए भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं। ठीक है, और सर्वाधिक पदक दोस्तों किसने जीता है? दोस्तों ये भारत ने जीता है। ठीक है, ये भारत के पदक हैं टोटल 107। और देखा जाए सर्वाधिक पदक के साथ, सर्वाधिक स्वर्ण पदक के साथ जो है चीन ने टोटल देखा जाए 383 जो है पदक जीते हैं। ठीक है, और इतने पदक के साथ जो चीन है वो फर्स्ट प्लेस पे है। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ये मेडल टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। 19th एशियन गेम जो कि चीन के हांगझो में आयोजित किया गया है और आप देख सकते हैं कि इसका जो है 8 अक्टूबर को इसका समापन हो गया है। और ये कहाँ पे इसका समापन हुआ है? तो चीन में जो दोस्तों कौन सा हांगझाओ जो है ओलंपिक स्टेडियम था, वहां पे इस 19वें एशियाई खेल का समापन हो गया। ध्यान रखिएगा, क्रम आपको पता होना चाहिए क्योंकि बात कर रहा है, देखिए 2022 का ये खेल था, ध्यान रखिएगा 2022 का ये खेल था। लेकिन 2022 में चूंकि कोविड के कारण इस खेल का आयोजन नहीं किया जा चुका, इसलिए नहीं किया जा सका, इस वजह से ये खेल 2023 में आयोजित किया जा रहा है। तो 4 साल के अंतराल पे ये खेल आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो 2022 का जो था ये दोस्तों 19वां क्रम था। इसी तरह आपको पता होना चाहिए कि 18वां कहाँ पे हुआ था। इसी तरीके से अगला जो कि 20वां है वो भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आते हैं प्रश्नों के अकॉर्डिंग क्या है। तो इसी के अनुसार देखा जाए 2026 का यानी कि जो 20वां संस्करण होगा दोस्तों एशियाई खेलों का, वो कहाँ पे हो जाएगा? तो कमान नगायो जो कि जापान का शहर है दोस्तों, ठीक है, प्रांत है, वहां पे होगा। और नागोया की बात करें दोस्तों जो कि जापान के आइची प्रांत में है। ठीक है, आइची प्रांत की राजधानी है और यह मध्य होन्शु में प्रशांत स्थित है। ठीक है, प्रशांत तट पर स्थित है। तो आप ये देखिए जापान है दोस्तों, ये जापान ठीक है कंट्री है और इसकी जो कैपिटल है दोस्तों ये टोक्यो है। और यहीं पे एक प्रांत है दोस्तों जिसका नाम है आइची प्रांत और इसी आइची प्रांत की राजधानी दोस्तों नगोया है। और आप देख सकते हैं कितने सी ऑफ जापान से और स्पेसिफिक ओशियन से लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं ये प्रशांत तट पर स्थित ये शहर है नगोया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नगोया प्रोटोकॉल वगैरह भी सुनने को आपको कई बार मिला होगा। देखा जाए यहाँ पे जो समापन समारोह हुआ है दोस्तों उसमें भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो हॉकी खिलाड़ी हैं पीआर श्रीजेश जो है वो भारत की तरफ से ध्वजवाहक थे। टोटल देखा था दोस्तों यहाँ पे 45 देशों के लगभग 12,000 जो है एथलीट ने भाग लिया था। कितने खेलों में भाग लिया? 40 खेलों में भाग लिया। भारत दल की बात करें दोस्तों तो इसने जैसा कि 107 टोटल पदक जीते हैं, जिसमें से 28 इसने गोल्ड मेडल जीते हैं, 38 इसने सिल्वर मेडल जीते हैं और यहाँ पे 41 जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा ये टेबल देख लीजिएगा। देखिए चीन जो है टोटल 201 जो है गोल्ड मेडल के साथ टॉप पे रहा है, टोटल इसने कितना जीता है? 383। जापान देखिए दूसरे नंबर पे रहा है 52 गोल्ड मेडल के साथ और टोटल कितना मेडल जीता है? 188। और यहाँ पे जो है बात करें तीसरे स्थान पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि कोरिया जो कंट्री है दक्षिण कोरिया, उसने देखा जाए 42 मेडल जीते हैं। कितना दोस्तों? 190, टोटल 190 और तीसरे स्थान पे रहा है। वही भारत की बात किया जाए दोस्तों तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 28 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं। और ओवरऑल संख्या देखें तो दोस्तों 107 मेडल के साथ भारत जो है वो चौथे स्थान पे। 5वां स्थान भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ 5 देश आपको पता होने चाहिए। 5वें स्थान पे उज्बेकिस्तान आता है, टोटल 22 मेडल। ठीक है, 71 मेडल और इसने देखा जाए टोटल जो है 71 मेडल में 22 इसने गोल्ड मेडल जीता था। भारत देखा जाए दोस्तों पदक चाल तालिका में किस स्थान पे आता है? चौथे स्थान पे आता है। ठीक है,
ये जो है स्थान दोस्तों ध्यान रखिएगा जो निर्धारित किया जाता है वह स्वर्ण पदक की संख्या के आधार पर, जिससे सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है तो जितना स्वर्ण पदक जो पाया है उसके आधार पे ये क्रम निर्धारित किया जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों 2018 जो कि अगर 18वां जो है एशियाई खेल कहाँ पे किया गया था तो ये है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया था। और जो 18वां संस्करण हुआ था जकार्ता में उसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते थे दोस्तों, ये 70 मेडल जीते थे। और ध्यान रखिएगा ऐसा पहली बार हो रहा है, भारत जो है वो किसी भी गेम में 100 से ऊपर, ठीक है, इसके पहले भी एक गेम था जिसमें भारत ने 100 मेडल जीते थे, लेकिन एशियाई खेल में, ओलंपिक खेलों में, इन सब में देखा जाए तो भारत ने पहली बार जो है 100 से ज्यादा मेडल जीते हैं, ठीक है। और 19वें एशियाई खेल में देखा जाए एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा भारत ने एथलेटिक्स में जो है सर्वाधिक 29 पदक जीते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई सर्वाधिक जो है गोल्ड जो है सर्वाधिक मेडल जो किसमें मिले तो निशानेबाजी में भारत को कुल 22 जो है पदक मिले हैं। यहाँ पे देखा जाए कंपाउंड तीरंदाजी की बात करें तो इसमें ज्योति सुरेखा ठीक है वेमन और ओजस देवताले ने देखा जाए तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल 3 जो है पदक जीते हैं। और ये देश तो अगर बात करें ये पहली बार हो रहा है इतिहास में कि ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों सहित सभी 3 प्रमुख खेलों इवेंट में भारत ने जो है किसी में 101 से, ठीक है, 101 से पदक के मानक को पार किया है। और साथ ही साथ 100 से ज्यादा पदक को जीतने के लिए भारत दूसरी बार ये ऐसा हुआ है कि 100 से ज्यादा पदक जीता है। जबकि देखा जाए तो जब भारत ने 3 प्रमुख खेलों ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीते हैं। यहाँ पे इससे पहले कब 100 से अधिक पदक जीता था तो भारत ने देखा जाए 2010 में जो नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था उसमें भारत ने टोटल 101 पदक जीते था। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से संबंधित स्पोर्ट्स के प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि किस राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, ठीक है, यहाँ पे देखिए बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। तो देखिए प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, प्रतापगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद, और इलाहाबाद का है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। तो प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और उसे देखिए किस नाम से रखा जाएगा, माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ स्टेशन, ठीक है, जंक्शन रखा जाएगा। तो यहाँ पे जो है प्रतापगढ़ स्टेशन का नया नाम जो है अब क्या होगा, माँ बेहला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन होगा। और इसी के साथ साथ देखा जाए 2 अन्य स्टेशनों का भी नाम बदला गया है, ठीक है। कौन से ये 2 अन्य स्टेशन है तो देखिए अंतु स्टेशन जो था उसका नाम बदल करके माँ चंद्रिका देवी, ठीक है, धाम अंतु कर दिया गया है। वही बात करें, ठीक है, विश्वनाथगंज, ठीक है, विश्वनाथगंज जो था उसका नाम बदल करके शनिदेव धाम विश्वनाथगंज स्टेशन कर दिया गया है। चूंकि अगर बात करें दोस्तों ये नाम काफी बड़े बड़े हैं, तो अधिक अक्षर हैं, तो अधिक अक्षर होने के कारण जो है इनके नाम बदलने में परेशानी थोड़ा आ रही है, लेकिन उसको भी कर दिया जाएगा, ठीक। इसी के साथ साथ देखा जाए तो जो सेंटर फॉर रेलवे ठीक है इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे देखा जाए ये जो सभी स्टेशन है, इन जो 3 स्टेशनों का नाम बदला गया, इनके कोड में भी क्या कर दिया गया है, बदलाव कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा 3 रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, अंतु रेलवे स्टेशन, प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, और साथ ही साथ दोस्तों ध्यान रखिएगा विश्वनाथगंज जो है रेलवे स्टेशन, इनका नाम बदल दिया गया है और आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला है एशियाई खेलों में, देखिए नोट है उसी में, जैसा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित एक करंट अफेयर है। जैसा कि एशियाई खेल में देखिए पारुल चौधरी ने देखा जाए तो महिलाओं की जो है 5000 मीटर स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो प्रश्न पूछा जा रहा है, चूंकि ये पारुल चौधरी जो है ये उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से है, तो ये मेरठ से है। वही बात किया जाए अक्टूबर 2023 में जो नई शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसको क्रियान्वयन प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्कूलों का चयन किया गया। कितने स्कूलों का दोस्तों, तो ये 10 स्कूलों का चयन किया गया। ध्यान रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, किसकी अध्यक्षता में, तो ठीक है ध्यान रखिएगा के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जो है इस समिति का गठन किया गया था। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो किसमें है, ऑप्शंस आपके सामने देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए। तो मानस नेशनल पार्क दोस्तों असम में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे बात करें जो नेशनल पार्क है दोस्तों, मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व जो है, ये अभी हाल ही में बात करें तो जो मानस नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व उसने ये घोषणा किया है कि जो पार्क में दोस्तों स्वैम्प डियर थे, जिसे हम बारहसिंघा के नाम से जानते हैं, उनकी आबादी में वृद्धि देखने को मिली है, वृद्धि हुई है, ये बहुत अच्छी बात है।
अगर हम राष्ट्रीय उद्यान जो मानस यहाँ पे जो है स्वयं डियर एस्टिमेट 2023 के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे जो स्वयं डियर थे, जो बारहसिंघा थे, उनकी आबादी 2021 में दोस्तों, ठीक है, 121 से बढ़कर के 2023 में कितनी हो गई है, 174। तो 2021 में जो है 121 बारहसिंघा थे, जो कि अभी वर्तमान में बढ़कर के कितना हो गया है, 174। ये सूचना दिया गया है किसके द्वारा, मानस नेशनल पार्क के द्वारा। मानस राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों बात करें तो इसमें जो है किन कारणों से, कहा जाता है क्या प्रयास किया गया है जिसके कारण से जो ईस्टर्न स्वयं डियर है उनकी आबादी में वृद्धि हुई है, रिकवरी हुआ है। तो इनकी आबादी की रिकवरी के लिए देखा जाए मानस नेशनल पार्क में जो यूनेस्को है दोस्तों, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल समिति की सिफारिश पर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से असम वन विभाग के द्वारा एक स्थानांतरण कार्यक्रम विकसित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, असम वन विभाग के द्वारा, किसके सहयोग से, तो ये ध्यान रखिएगा भारतीय, ठीक है, वन जीव ट्रस्ट के सहयोग से, ठीक है, किसकी समिति की सिफारिशों के आधार पर, यहाँ पे जो है यूनेस्को विश्व धरोहर जो स्थल समिति उसी के सिफारिश पे, और फिर इसके कारण से इन्हीं सब प्रयासों से जो कार्यक्रम विकसित किया गया था, इन्हीं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के कारण जो है ये सफलता मिली है कि जो मानस नेशनल पार्क है उसमें जो है ईस्टर्न स्वयं डियर की आबादी बढ़ गई है। ठीक है, मानस नेशनल पार्क की दोस्तों बात करें तो इसमें कई अन्य जो है इंडेंजर्ड प्रजातियां भी पाई जाती हैं। कौन कौन सी, जैसे कि एशियाई हाथी पाया जाता है, हॉक डियर पाया जाता है, हिस्पिड खरगोश पाया जाता है, जंगली भैंस, गैंडा, सांभर हिरण, स्वयं डियर, चित्तीदार हिरण, बार्किंग डियर, हिमालयी कालू भालू, ठीक है, काले भालू, हिमालयी सीरो, गोरल, ब्लैक पैंथर और बिंटू रांगन जैसे जो जानवर यहाँ पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो एक तरीके से जो इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं जो कि मानस नेशनल पार्क में पाई जाती हैं, यहाँ से भी संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए पूछा था ना कि यहाँ पे जो है देखा जाए तो पीसेस प्री में भी इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था, एक बार चेक करिएगा। ठीक है, प्रजाति से ही संबंधित था, एक नाम दिया था और फिर पूछा था कि भाई वो कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर उसका करेक्ट आंसर था। डाचिगम नेशनल पार्क में पाया जाता है, डाचिगम। तो आप मुझे बताइएगा कौन सी वो प्रजाति थी जिसके बारे में पूछा गया था डाचिगम नेशनल पार्क में। ठीक है, यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों स्वयं डियर के बारे में। तस्वीर आप देख रहे हैं, देखा जाए ये जो डियर है दोस्तों, स्वयं डियर बारहसिंघा दोस्तों, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश में वर्तमान में क्या हो गया, वहां से ये विलुप्त हो चुका है। अब कुछ ही क्षेत्रों में पाया जाता है जिसमें से देखा जाए तो दक्षिण पश्चिमी नेपाल और साथ ही साथ मध्य और पूर्वोत्तर भारत में भी ये वर्तमान में पाया जाता है। और ये देखा जाए मध्य प्रदेश का दोस्तों बारहसिंघा जो है ये राज्य पशु है। अगर अब भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें दोस्तों तो स्वयं डियर की 3 प्रजातियां पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार कर लीजिएगा, कौन कौन सी ये प्रजातियां हैं दोस्तों। एक तो आपका वेस्टर्न स्वयं डियर है, ठीक है, जिसे हम देखा जाए तो रूसेवर्स, ठीक है, डुआव शैली के नाम से जानते हैं। और ये वेस्टर्न जो है स्वयं डियर ये नेपाल में पाया जाता है। इसके बाद साउदर्न स्वयं डियर है जिसे हम देखा जाए किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रोसेवर्स, ठीक है, डुआ शैली बाउंड्री के नाम से जानते हैं और ये मध्य और उत्तर भारत में पाया जाता है। इसी के साथ साथ ईस्टर्न स्वयं डियर है जिसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया, तो रूसेवर्स, ठीक है, ध्रुवा शैली रंजीत सिन्ही के नाम से। और ये काजीरंगा जो कि असम में है, मानस जो कि असम में है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में है, वहां ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा स्वयं डियर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, चूंकि बात कर रहे हैं असम मानस नेशनल पार्क की दोस्तों। मानस नेशनल पार्क की बात करें दोस्तों तो ये देखा जाए ये जो नेशनल पार्क है ये असम राज्य में है और ये जो भूटान हिमालय की जो तलहटी है वहां पे ये जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसी के साथ साथ जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित प्रश्न इस बार आ सकता है। तो क्योंकि इसने अपनी जो है देखा जाए तो यहाँ पे 50 वर्ष पूरे किए हैं प्रोजेक्ट टाइगर ने, इसलिए ये पूछा जा सकता है आपसे। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और इसके तहत जो है बाघ अभ्यारण्य के नेटवर्क में ये शामिल होने वाला जो प्राथमिक अभ्यारण्य थे उनमें से एक था दोस्तों मानस नेशनल पार्क। इसी के साथ साथ एक अन्य उपलब्धि की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 1985 में यूनेस्को ने देखा जाए जो मानस नेशनल पार्क है, ठीक है, उसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया था, उसका दर्जा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है मानस। इसके साथ साथ इसे जो है इस मानस नेशनल पार्क को 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था और साथ ही साथ देखा जाए 1990 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा मानस नेशनल पार्क से रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए आप मुझे बताइए दोस्तों कि वर्तमान में दोस्तों, ठीक है, असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, उनका नाम क्या है और वर्तमान में कितने जो है संख्या कितनी है, ठीक है,
कितनी है संख्या में असम में, कौन कौन से, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला है, किस राज्य के टोंडी बंदरगाह पर सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत हुई? तो टोंडी बंदरगाह पर देखा जाए सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत हुई है किस राज्य के? तमिलनाडु के। तो केंद्रीय मत्स्य, ठीक है, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं दोस्तों पुरुषोत्तम रुपाला, और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। इन्होंने देखा जाए तमिलनाडु के जो रामनाथपुरम जिले है, तो रामनाथपुरम जिले के जो टोंडी बंदरगाह है, ये बंदरगाह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है टोंडी बंदरगाह। टोंडी बंदरगाह पर देखा जाए सागर परिक्रमा के 9वें चरण की शुरुआत की गई है। तो इसका मतलब 8 चरण पहले से ही हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखा जाएगी, देखिए आपके सामने एक लिस्ट है। प्रथम और द्वितीय चरण तो बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा। पहला चरण जो आयोजित किया गया था दोस्तों वो गुजरात में किया गया था, 5 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? तो गुजरात के मांडवी से शुरू किया गया था, और ये समाप्त कब हुआ था? 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त हुआ था। वही द्वितीय की बात करें तो सितंबर 2022 में इसको शुरू किया गया था मंगलोर से, ठीक है, मंगलोर से वारस, ठीक है, वेरावल तक, और ये 23 सितंबर 2022 को मूल द्वारका से, ठीक है, मधवाड़ा तक जो है आयोजित किया गया था। इसके बाद मूल द्वारका में ये समाप्त हुआ था, और ये 9वां जो है सागर परिक्रमा है, ठीक है, सागर परिक्रमा। दोनों मंत्रियों ने देखा जाए जो तंजावुर जिले के, ठीक है, मानल मेल, ठीक है, मेलकुडी मत्स्य पालक सहकारिता समिति का भी उद्घाटन किया इसी के दौरान। सागर परिक्रमा दोस्तों बात करें तो ये जो है योजना की शुरुआत देखा जाए 6 महीने पहले गुजरात में हुई थी, और इसका जो है पिछले वर्ष के, तो इसका जो दायरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र के सभी जो तटवर्ती जिलों तक बढ़ाया गया है। इस योजना का ये 9वां संस्करण दोस्तों सोमवार को, ठीक है, चेन्नई में संपन्न होगा, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो ये जो योजना है, इस योजना में मत्स्य पालन संबंधी विभिन्न जानकारी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। ये देखिए 8वें की बात कर लीजिए। 8वां जो हुआ था 31 अगस्त 2023 को शुरू हुआ था, और यहाँ पे जो है ये शुभारंभ जो हुआ था तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के थेंगापट्टम मत्स्य पालन बंदरगाह से हुआ था, और समापन जो हुआ दोस्तों वो 2 सितंबर 2023 को हुआ। कहाँ पे? तो रामनाथपुरम जिले के थोंडी के वलापुरम में एकीकृत समुद्री शैवाल पार्क की आधारशिला रखने के साथ। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जहां इससे समापन हुआ वहीं से इसने यात्रा शुरू की, ठीक है। कहां से? टोंडी बंदरगाह पर परिक्रमा के 9वें, जहां पे इसने परिक्रमा समाप्त किया था 8वां, वहीं से इस परिक्रमा की शुरुआत हुई थी। और यहाँ पे एक चीज और आपको जानने को मिली कि ये जो एकीकृत समुद्री शैवाल पार्क है दोस्तों, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में किस जिले में? रामनाथपुरम जिले के थोंडी वल्लवापुरम, ठीक है, वल्मावर में। तो ये कुछ तथ्य है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ एक और भी महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों, यहाँ पे जो है, यानी कि आज तारीख 10 है दोस्तों, और आज की बात करें दोस्तों तो तमिलनाडु का, ठीक है, एक जिला है जिसको कहते हैं नागपट्टिनम। नागपट्टिनम से श्रीलंका के लिए दोस्तों एक मशीनी नौका सेवा शुरू किया जाएगा, ठीक है, मशीनी नौका। और यह नौका देखा जाए सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में श्रीलंका के कनकेसन थ्रुई बंदरगाह पर पहुंचेगा, ठीक है, एक मात्र 30 मिनट में। और यह सेवा शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने देखा जाए 3 करोड़ जो है रुपए के लागत से नागापट्टिनम बंदरगाह की खुदाई की है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नागापट्टिनम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु, और इसी बंदरगाह से एक मशीनी नौका शुरू की गई है श्रीलंका के लिए, जो मात्र 30 मिनट में श्रीलंका तक का सफर तय कर लेगी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के खामती चावल तवांग, ठीक है, तांगसा वस्त्र को जीआई टैग मिला है? तो ये ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश को देखा जाए जो चेन्नई में जीआई जो रजिस्ट्री उसके द्वारा खामती चावल और तवांग से याक चुरपी और तवांग वस्त्र के लिए भौगोलिक संकेतक टैग से जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे खामती चावल जो है नामसाई जिले में उत्पादित जो है एक चिपचिपा चावल का एक किस्म है दोस्तों, और ये अपने स्वाद के लिए जाना जाता है। और चुरपी क्या है दोस्तों? ये एक तरीके का पनीर का उत्पाद है, पनीर से बना हुआ उत्पाद होता है, और बेसिकली व्यापक रूप से ये खाया जाता है कहाँ पे? भारत, नेपाल और भूटान के हिमालय क्षेत्र में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसका जो उत्पादन जो है बड़े पैमाने पर जो होता है, कहाँ पे? तवांग जिले में होता है। ये ध्यान रखिएगा, जीआई टैग माफ करिएगा। तो ये जीआई टैग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके एग्जाम के लिए। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते दोस्तों, असम की बात करें यहाँ पे, तो जो केंद्रीय आयुष बंदरगाह शिपिंग और जलमार्ग मंत्री दोस्तों श्री सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने देखा जब माजुली के
श्रीराम चपोरी में 50 बिस्तरों वाले आयुर्वेदिक अस्पताल का क्या क्या उद्घाटन किया है। ठीक है, इस अस्पताल का जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, वो क्या रखा गया, इस राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और भी अधिक मजबूत करना जो है लक्ष्य रखा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में रखा गया है। तो मध्य प्रदेश के दो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारत की सबसे बड़ी जो है पंप भंडार परियोजना की आधारशिला रखी है। और ये भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा भंडार कंपनी, ठीक है, ग्रीन को ग्रुप जो है इस परियोजना का विकास कर रहा है। ठीक है, ग्रीन को ग्रुप। और यहाँ पे बता दें दोस्तों, इस परियोजना का जो निर्माण किया जा रहा है वो प्रतिदिन लगभग जो है 11 गीगावाट घंटे का भंडारण प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी जो है पंप भंडारण परियोजना की जो आधारशिला रखी गई है वो मध्य प्रदेश के नीमच जिले में रखी गई है। ठीक है, इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं मेघालय के दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, कॉनराड के संगमा, उन्होंने देखा जो शिलोंग में से जो सीआरपीएफ महिला बाइकर्स के एक समूह, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो यशस्विनी के क्रॉस कंट्री बाइक अभियान को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस बाइक रैली का जो आयोजन किया जाएगा वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। किस लिए, जो सीआरपीएफ देश में जो है नारी के जश्न मनाने के लिए कर रही है। ठीक है, सीआरपीएफ के द्वारा जो है कर रहे हैं, कौन कर रहा है, तो देश में जो है नारी शक्ति है उसका जश्न मनाने के लिए इस बाइक रैली का आयोजन किया जा रहा है। किसके द्वारा, सीआरपीएफ के द्वारा, किसके सहयोग से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शिलोंग जो मेघालय की कैपिटल है दोस्तों, शिलोंग, वहीं से जो है ध्यान रखिएगा जो है क्रॉस कंट्री बाइक अभियान को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि हाल ही में कब भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है दोस्तों। यहाँ पे जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है वो 8 अक्टूबर को मनाया गया है और हर साल देखा जाए 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस की बात करें तो देश भर में जो है विभिन्न शहरों में एयर शो और मेगा कार्यक्रम आयोजित करके जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई भारतीय वायुसेना ने, तो अपनी 91वीं वर्षगांठ मनाई है। और अंतिम जो उत्सव मनाया गया भारतीय वायुसेना दिवस का दोस्तों वो 8 अक्टूबर को मनाया गया है। कहाँ पे मनाया गया है, प्रयागराज में आयोजित किया गया। अगर हम भारतीय वायुसेना की दोस्तों बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था, जिस कारण से हर साल जो है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें इस भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। और वर्तमान में अगर हम वायुसेना के प्रमुख की बात करें तो कौन है, विवेक राम चौधरी जो है ये भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। इसी के साथ साथ कुछ अन्य दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 7 अक्टूबर को दोस्तों विश्व कपास दिवस मनाया गया। इस दिन की शुरुआत दोस्तों 2019 में हुई थी। कब किया गया था, तो देखा जाए यहाँ पे उप सहारा अफ्रीकी देश है दोस्तों, जो कि 4 देश हैं ऐसे जो कपास उत्पादक, महत्वपूर्ण कपास उत्पादक है। कौन है ये, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली। और इन 4 देशों को सम्मिलित रूप से कॉटन 4 के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो कि WTO के सामने, विश्व व्यापार संगठन के सामने एक प्रस्ताव रखा इन चारों देशों ने मिलकर कि भाई 4 अक्टूबर को कपास के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, इसके महत्व के बारे में लोगों को बताने के लिए हर साल 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाना चाहिए। और इसी प्रस्ताव के आधार पर हर साल देखा जाए तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है, कपास डे पर। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, एक और भी दिवस मनाया जाता है जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी दिवस। तो जो कि विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है। और सेरेब्रल जो पॉल्सी है दोस्तों वो एक तरीके का मानसिक विकार है, ठीक है, मस्तिष्क पक्षाघात है। और इसी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और साथ ही साथ इस बीमारी से जो पीड़ित लोग हैं उन पीड़ित लोगों को समर्थन करने के लिए और साथ ही साथ समाज में समावेश करने के लिए, उन्हें समझने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसी लोग एक तरीके से एक मंच प्रदान करने के लिए हर साल देखा जाए तो 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ हम बात करें दोस्तों तो जो है इस दिवस की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, चूंकि 6 अक्टूबर को हुआ था, इस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस साल जो है विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस का थीम क्या है, विषय क्या है, तो टुगेदर स्ट्रॉन्गर जो है इसकी थीम है। और देखा जाए इसके बारे में बात करें सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में, तो यह एक मस्तिष्क विकार है जो मुख्य रूप से बच्चों को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि हाल ही में कहाँ अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो ये किया गया दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में। तो उत्तराखंड के दोस्तों देहरादून में 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, वन अनुसंधान संस्था। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? देहरादून में है। और इसके द्वारा जो है इसी के द्वारा यहाँ पे जो है उत्तराखंड पुलिस ने जो है 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया। यहाँ पे इसका जो आयोजन है वो पुलिसिंग इन अमृतकाल थीम पर आयोजित किया गया। और हर साल देखा जाए होने वाला ये हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और ये देखा जाए तो किसके तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है? किसका दोस्तों? अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का। तो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान में इसका आयोजन किया जाता है। इसमें देखा जाए जो 49वीं जो है आयोजन किया गया, सम्मेलन किया गया पुलिस बलों का। तो इसमें जो मुख्य अतिथि दोस्तों कौन थे? तो केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह थे वो मुख्य जो है अतिथि के रूप में शामिल हुए। और साथ ही साथ जो है उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है सम्मानित अतिथि थे। ये जो 49वीं जो सम्मेलन हुआ है दोस्तों अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का, इसमें बेसिकली 5 विषयों पर चयन किया गया जिसपे चर्चा की गई। ये 5 विषय कौन थे? तो 5G युग में पुलिस व्यवस्था मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस पे आपको ऐसे भी लिखने को आ सकता है। ये बहुत अच्छी टॉपिक है। 5G में जो है पुलिस व्यवस्था, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आंसर भी लिख सकता है। इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है मेंस के लिए, ये आप लिख लीजिएगा कहीं। नार्कोटिक्स एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण। पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए बीच समन्वय। ये जो केंद्रीय और केंद्रीय सशस्त्र जो पुलिस बल है उनके बीच में समन्वय। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, आंतरिक सुरक्षा, सोशल मीडिया चुनौती, सामुदायिक पुलिस। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे जो है 1970 की बात है, जो सभी पुलिस एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को उनके बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना की गई थी। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की स्थापना दोस्तों 1970 में किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मामल्लपुरम में जो तट मंदिर है दोस्तों वो देखा जाए भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो तमिलनाडु का दोस्तों ये तट मंदिर है। ठीक है, जिसे हम शोर टेम्पल के नाम से जानते हैं। और ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। एक प्रसिद्ध ये चूंकि यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है ये। और मामल्लपुरम जो है, ठीक है, तमिलनाडु के मामल्लपुरम का जो तट मंदिर है, शोर मंदिर है, ध्यान रखिएगा, ये क्या है? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। और ये संभव कैसे हो चुका है? तो ये जो है ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट है उसके सफल क्रियान्वयन के माध्यम से ये संभव हो सका है। ग्रीन हेरिटेज प्रोजेक्ट की बात करें दोस्तों तो इसका क्रियान्वयन किया गया है रेनॉल्ट निसान टेक्नोलॉजी, बिजनेस सेंटर इंडिया और हैंड इन हैंड इंडिया के संयुक्त रूप के अधिकारियों द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया गया है। मंदिर को जो रोशन किया जाएगा, यानी कि जो मंदिर में लाइट्स वगैरह लगी रहेंगी दोस्तों, वो ऊर्जा, ठीक है, आवश्यक जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पन्न किए जाएंगे। तो मंदिर में जितनी भी आवश्यक ऊर्जा होंगी वो सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से उत्पादित की जाएंगे, उत्पन्न किया जाएगा, जिस कारण से जो ये तमिलनाडु का शोर टेम्पल है जो कि फर्स्ट एक तरीके से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और ये भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तमिलनाडु की दोस्तों बात करें दोस्तों, इसका राज्य को जो गठन किया गया था 26 जनवरी 1950 में किया गया था, लेकिन इसकी जो है सीमाएं जो है वो 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गई थी। वर्तमान में जो इसके राज्यपाल है वो रविंद्र नारायण रवि जी हैं और यहाँ के एमके स्टालिन जो है दोस्तों मुख्यमंत्री हैं। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो एक सदनी विधानसभा है, 235 सीटें हैं। और अगर हम संसदीय क्षेत्र की बात करें तो राज्यसभा में इसकी 18 सीटें हैं और लोकसभा में 39 सीटें। और ध्यान रखिएगा भरतनाट्यम जो है ये प्रसिद्ध नृत्य है कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला और आज का लास्ट हमारा एमसीक्यू है कि हाल ही में 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता किस स्थान पर आयोजित की गई? तो 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता जो है आयोजित की गई, कहाँ की गई दोस्तों? ये ब्रुसेल्स में किया गया, जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स में। तो यहाँ पे हम बात करें दोस्तों तो 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता जो है वो ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया और इस दौरान दोनों पक्षों ने साइबर नीतियों,
रणनीतियों और पारस्परिक हित के क्षेत्रों पर जो है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जो है इस बैठक का आयोजन किया। यहाँ पे भारत और यूरोपीय संघ के बीच में रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में दोनों पक्षों ने साइबर संवाद तंत्र की सराहना की, क्योंकि यह साइबर स्पेस से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता ये ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। तो ये था दोस्तों हमारा आज का 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। आज का हमारा पहला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में पहला पशु शवदाह गृह स्थापित होने जा रहा है। कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, टोराज हस्बैंड के लिए एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निदेशक के रूप में नामांकित किया गया है। किसे किया गया है दोस्तों? रीमा दास को किया गया है। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन, ठीक है, स्वावलंबन सेमिनार का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। नोकिया ने अपने अत्याधुनिक 6G प्रयोगशाला की स्थापना किया है। कहाँ पे किया है? बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। ठीक है, और यहीं पे बात करें, हाल ही में जो GST परिषद की 92वीं बैठक आयोजित की गई है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और डेली करंट अफेयर की दोस्तों PDF है, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाई, रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।